सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में या किसी और काम में कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में यूज़ करते हैं, विच आर नोन एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं जैसे कि स्टोन्स वगैरह हो गए, कुछ मैन मेड होते हैं जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें आते स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट, स्टील और भी बहुत सारे। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बिल्डिंग प्लानिंग में हम जो बिल्डिंग बनाएंगे उसका प्लानिंग करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं, बिल्डिंग का हम प्लान बनाते हैं कि हम कैसे उस बिल्डिंग को बनाएंगे, सन कंसिड्रेशन, सनलाइट कितना आना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती है, वेंटिलेशन रहता है, ये सब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आता है। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग। अब हमें कुछ जैसे बिल्डिंग बनानी है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें एक घर बनाना है किसी के लिए, तो उसके लिए हम जो साइट है उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो हम कौन से फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे? पहली बात तो ये कि हमें देखना है कि बिल्डिंग का पर्पस क्या है। अगर हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो फिर हमें उसका मार्केट में होना चाहिए, वो वहाँ पे मतलब लोगों का आना जाना रहना चाहिए, मतलब काफ़ी चीज़ों को हम फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी बिल्डिंग बनाने का पर्पस क्या है। दूसरी चीज़ कि साइट ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे फास्ट ग्रोथ हो रही हो, प्लीजेंट लिविंग कंडीशंस हो और नेबरहुड भी हो इक्वल स्टेटस और सोसाइटी का, ताकि मतलब सोशल और फ्रेंडली लोग। अब जैसे हम कोई घर लेने जाते हैं तो हम ये सब देखते हैं कि आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ पर मतलब नेबर्स हैं वो किस टाइप से रहते हैं, और फैसिलिटीज़ कैसी है, जैसे वाटर सप्लाई है कि नहीं, गैस सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज कैसा है, पुलिस और फायर प्रोटेक्शन कितनी दूर है, क्लीनलीनेस होती है सोसाइटी की या नहीं होती, हॉस्पिटल कितना पास है, स्कूल कितना पास है, लाइब्रेरीज जैसी अमेनिटीज़ कितनी पास है, शॉपिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट। एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि जो हमारी साइट है वो जो लोकल अथॉरिटीज़ के बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं उसके अंडर में आना चाहिए। सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम जो जैसे अब सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो हम जो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे वो हमारा इकोनॉमिकल होगा। अब हमें जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनानी है, लोग रहने वाले हैं उसमें, तो वो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ और इन सब चीज़ों से दूर होनी चाहिए। ये सब कंसिडर करता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो देयर आर लाइक 8 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, 8-9 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मैनी मोर, बट अभी ये दिखता है हमारे सिलेबस में इतना ही है। तो कितने टाइप का बिल्डिंग्स है? तो ग्रुप ए होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लाइक हमारे घर, फ्लैट्स। ग्रुप बी में आ जाएगी एजुकेशनल बिल्डिंग्स लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग्स, ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग्स, ई में बिजनेस, देन मर्सेंटाइल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग एंड हैज़ार्डस बिल्डिंग। ये टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं। अब हम आते हैं प्लिंथ एरिया क्या होता है। जो हमने एरिया जिस पे हम हमारा घर बनाना चाहते हैं उस पे हमने एक बाउंड्री वॉल बनाई है। जितना भी एरिया उस बाउंड्री वॉल के अंदर होगा दैट इज़ अवर प्लॉट एरिया। अब जैसा हमारे लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ कहती है तो हमको ना एक एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ती है बिल्डिंग के अराउंड। तो वो मेनली होता है हमारा वेंटिलेशन के लिए। इमेजिन करते हैं हम कोई फ्लैट बना रहा है। अब अगर हम फ्लैट इस टाइप से बनाएंगे कि पूरा का पूरा आस पड़ोस वाले फ्लैट से हमारा फ्लैट बिल्कुल कंजस्टेड हो गया तो हम उतना वेंटिलेशन नहीं दे पाएंगे। अगर बिल्कुल टच हो गया है तो बाय लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमें वेंटिलेशन को स्पेस छोड़नी पड़ती है। और जो हमने स्पेस छोड़ा है उसको हम कहते हैं सेटबैक एरिया। अब हमारे प्लॉट एरिया में से अगर हम सेटबैक एरिया हटा दें
तो जहाँ पर हम हमारा फ्लैट बनाने वाले हैं दैट इज़ प्लिंथ एरिया। अब आते हैं कारपेट एरिया। प्लिंथ एरिया में जो हमारा जैसे फ्लैट बन रहा है उसका जो वॉल्स का एरिया मतलब कारपेट एरिया वो जगह होती है जहाँ पर हम कहें कि हम बनाने वाले हैं और जो वॉल्स हैं उसको हटा देते हैं। प्लिंथ एरिया में से जो वॉल्स के अंदर एरिया आ रहा है जहाँ पर भी हम कारपेट बिछा सकते हैं, सो ऑफकोर्स हम वॉल्स पे कारपेट नहीं बिछा पाएंगे, जितना फ्लोरिंग है हमारा वो हो जाएगा कारपेट एरिया। अब हम आते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। तो ये होता है कि जैसे हमारे 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लॉट, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर फ्लोर एरिया रेशियो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बिल्डिंग बाय लॉज की बात की थी। तो बिल्डिंग बाय लॉज क्या होते हैं? बिल्डिंग बाय लॉज रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सेट करती है, जिन्हें अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। ये हमें ये बताते हैं कि क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें हमारा बायलॉज हमें बताता है कि कितना स्पेस छोड़ना है, ड्रेनेज को कहाँ से कितना स्पेस छोड़ना है, वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ होती है वो ये सब ध्यान में रखती हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, सॉइल कैसा है, उस हिसाब से वो बनाती है। तो बिल्डिंग बायलॉज हमें हर पर्सन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले। अब है ना, बिल्डिंग वालों से हमें क्या क्या बताता है? लाइन ऑफ बिल्डिंग, फ्रंट एजेस, बिल्टअप एरिया, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग के अराउंड, हाइट कितनी होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारा एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के आसपास हम एक बहुत मतलब ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो वो भी बिल्डिंग बायलॉज में हमारा आता है। वाटर सप्लाई कैसा है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसा है। अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन क्या होता है। अब गुड डे लाइटनिंग हमारे लिए अच्छी होती है, सनलाइट हमारे घर के अंदर आनी चाहिए, उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है। सनलाइट की वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, और सेफ्टी भी होती है पीपल के अंधेरे में जैसे कि नहीं हो पाता। तो वेंटिलेशन क्या होता है? आउटसाइड एयर कितना आ रहा है विंडो या अदर ओपनिंग से, या सनलाइट कितना आ रहा है, दैट इज़ लाइक वेंटिलेशन। इससे एयर का मोमेंटम क्रिएट होता है, कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वहाँ पे रहने लायक होती है, डस्ट बैक्टीरिया सब हमारे कंसंट्रेशन बॉडी से हट जाता है, ओडोर हट जाता है अगर कोई गंदा बदबू आ रही होती है वहाँ से। तो अब हम आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 3 पार्ट्स में हम बिल्डिंग को जैसे कि बना रहे हैं। फर्स्ट इज़ फाउंडेशन, देन प्लिंथ, देन सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर के भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं। फाउंडेशन इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है। प्लिंथ मिडल पार्ट जो ग्राउंड सरफेस से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक होता है और फाउंडेशन के जस्ट ऊपर होता है। अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हम जितने फ्लोर्स बना रहे हैं वो सब आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में। हमें क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है? फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो गया, सुपर स्ट्रक्चर में वॉल्स हो गई, फ्लोर, डोर, विंडोज़, वेदर शेड्स, रूफ्स, स्टेयरकेसेस, फिनिशेस, यूटिलिटी फिक्सचर्स, काफ़ी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी क्या होता है? तो आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल कंक्रीट हम यूज़ करेंगे पर वो सिर्फ हमें प्योर कंप्रेशन के लिए यूज़ होगा। स्टील भी हमारा स्ट्रॉन्ग है बट हम ना तो स्टील यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता, और ना ही कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं इतना क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता, कंप्रेशन वीक होता है। बल्कि स्टील में कंप्रेशन हाई होता है बट स्ट्रेंथ उतना वो डेवलप नहीं कर पाता। तो जो हम स्टील और कंक्रीट दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा बनता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट या फिर आरसीसी, जो कि हमारा पूरा रेनफोर्समेंट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आरसीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो स्टील सरफेस के साथ इजीली ग्राइप हो सकता है,
हम ज़्यादातर इसको ना फॉल सीलिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं आरसीसी को। और एडवांटेजेस क्या क्या है, ये इकोनॉमिकल है, फायर रेजिस्टिंग है, इनपर्मिएबल है, इसके अंदर से पानी नहीं आता, इसलिए हम फॉल सीलिंग के लिए, जैसा मैं बताया, इट इज़ ऑलमोस्ट ड्यूरेबल, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ा कम है और जल्दी मिल भी जाता है, इजीली अवेलेबल भी है। फुटिंग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कॉलम्स, बीम, स्टेयर केसेस बनाने के लिए आरसीसी का यूज़ करते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और रेलवेज़ में स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स एट्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, चिमनीज़ वगैरह के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, पेवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट पेवमेंट्स, रोड्स के लिए आरसीसी का आजकल यूज़ होता है। तो मतलब आरसीसी का हम बहुत यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कि होते हैं शैलो फाउंडेशन एंड देन देयर इज़ डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में हम फुटिंग लगाते हैं स्प्रेड फुटिंग, जिसमें हम एक वॉल या कॉलम को फुट करते हैं, जैसे कि पिक्चर में मैंने दिखाया है। इस टाइप की फुटिंग को हम बोलते हैं वॉल स्प्रेड फुटिंग या वॉल फुटिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कंबाइन फुटिंग में, जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को हम स्प्रेड फुटिंग पे सपोर्ट करते हैं, तो वो हो गई कंबाइंड फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग होती है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और आइसोलेटेड होती है और बीम से कनेक्ट होती है। फिर होती है रेफ्ट फाउंडेशन। रेफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, मैट फाउंडेशन, जिसमें पूरा का पूरा एरिया एक वॉल कॉलम से सपोर्टेड होता है। ये डिफरेंट टाइप की फुटिंग्स है जो मैंने अभी बताई। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन any suggestions you could give me. Thank you.